Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Kanun Shahadat order and we have already completed up till article 46. Today we will do article 47. ये आर्टिकल भी आर्टिकल 46 की तरह ही उन विटनेसेस की एविडेंस से रिलेटेड है जो कि डेड हो चुके हैं या जो कहीं गुम हो गए हैं या वो इनकेपेबल हो गए हैं कि अब वो एविडेंस दे नहीं सकते या उनको कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, उनको कोर्ट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग जाएंगे या बहुत डिले हो जाएगा मैटर। सो इन पर्सनस की ही एविडेंस से रिलेटेड है जो कि उन्होंने प्रीवियस किसी प्रोसीडिंग्स में दी हों, वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में या लेटर स्टेज ऑफ द केस में वो रेलेवेंट होंगी। ये इससे रिलेटेड है। द आर्टिकल स्टेट्स evidence given by a witness in a judicial proceedings or before any person authorized by law to take it। यानी किसी भी पर्सन ने एक विटनेस ने एक एविडेंस दी हो जो कि किसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स के दौरान दी हो या किसी ऐसे पर्सन के सामने उसने एविडेंस दी हो जिसको जो कि एविडेंस लेने का लीगली ऑथराइज हो, उसको उसके पास ये ऑथराइजेशन हो कि वो एविडेंस ले सकता है। इन दोनों के सामने उस विटनेस ने एविडेंस दी हो इज़ रेलिवेंट फॉर पर्पज़ ऑफ प्रूविंग इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग्स। नंबर 1, किसी सब्सिक्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग्स में वो रेलिवेंट होंगी। और सेकेंडली इन लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशल प्रोसीडिंग्स या उसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स की लेटर स्टेज पे उस विटनेस की एविडेंस रेलिवेंट होंगी। द truth of facts which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party या एडवर्स पार्टी जो है उसने रोक दिया उसको कि वो दोबारा आके एविडेंस नहीं दे सक रहा, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable। so इस आर्टिकल में अब तक यहाँ तक कहा क्या गया है? देखें, कोई एक विटनेस है जो कि अब डेड हो चुका है या वो मिल नहीं रहा या इनकेपेबल हो गया या कोर्ट में आके एविडेंस नहीं दे सकता, बट उसने किसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स में कोई एविडेंस दी थी एज अ विटनेस। अब चूँकि वो डेड हो गया या मिल नहीं रहा, उसकी वही स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी उसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स की लेटर स्टेज पे या सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स पे। सो दो बातों में होती है। अब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? देखें, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि ए बी पे एलिगेशन है कि उन्होंने सी का मर्डर किया है। अब जो वहाँ पे इसका विटनेस था वो डी था। ए अरेस्ट हो गया, उसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू हो गया। बी अरेस्ट नहीं हो गया, वो एब्सकॉन्डर है। ए के अगेंस्ट ट्रायल शुरू हो गया, वहाँ पे इस विटनेस डी ने आके अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई कि उसने ये मैटर देखा है कि ए और बी ने सी का मर्डर किया है। इसके बाद जो इस ट्रायल जो ए के अगेंस्ट हुआ था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, जितना भी टाइम है, बी भी अरेस्ट हो गया। अब उसके अगेंस्ट जो कि एब्सकॉन्डर था उसके अगेंस्ट भी ट्रायल चलेगा। अब यहाँ पे जो विटनेस डी था जिसने ए के ट्रायल में आके एविडेंस दी थी कि ए और बी ने मर्डर किया है सी का, उसकी डेथ हो गई है या वो मिल नहीं रहा या वो इनकेपेबल हो गया या किसी बाहर के मुल्क चला गया, उसको लाया नहीं जा सकता एज ए विटनेस, तो उसकी जो स्टेटमेंट्स उसने ए के अगेंस्ट ट्रायल में दी थी वो रेलेवेंट होंगी। ये होगी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। अब दूसरा इसमें एग्जांपल थी लेटर स्टेज की, सेम जुडिशल प्रोसीडिंग्स की लेटर स्टेज पे। फॉर इंस्टेंस, एक विटनेस ने किसी इंक्वायरी में कोई एविडेंस दी है, उसके बाद उसकी डेथ हो गई है या वो मिल नहीं रहा, बाद में जब ट्रायल शुरू हुआ तो उस वक़्त वो आके एविडेंस नहीं दे सकता था क्योंकि उसकी डेथ हो गई है या वो मिल नहीं रहा, तो उसकी वो एविडेंस जो उसने इंक्वायरी के दौरान दी थी वो यहाँ पे रेलेवेंट होगी। ये सेम जुडिशल प्रोसीडिंग की लेटर स्टेज पे हो जाएगा। अब सब्सिक्वेंट स्टेज की एक और
एग्जाम्पल भी अगर देख लें तो उसमें आ जाता है कि डिनोवो ट्रायल्स होते हैं, समटाइम्स ट्रायल दोबारा कहा जाता है कि जी फिर सिफर से दोबारा ट्रायल शुरू किया जाए। सो अगर उसने पहले जो ट्रायल हुआ था जब, तो उसमें जो एविडेंस दी थी उसके बाद वो उसकी डेथ होगी, तो बाद में जो डी नोवो ट्रायल हुआ, जो नए सिरे से ट्रायल शुरू हुआ है, उसमें वो आके एविडेंस नहीं दे सकता, तो उसकी पहले ट्रायल वाली एविडेंस रेलेवेंट होगी ये डी नोवो ट्रायल जो नया ट्रायल हो रहा है उसमें, ये सब्सिक्वेंट। सो ऐसे पर्सन, क्लियर कट बात यहाँ तक ये है कि जो कि डेड हो गए हों या मिल नहीं रहे या इनकेपेबल हो गए हैं, उन्होंने किसी पहली प्रोसीडिंग्स में कोई एविडेंस दी थी तो वो रेलेवेंट होगी सेकंड प्रोसीडिंग्स में या उसी प्रोसीडिंग्स की लेटर स्टेज पे। अब लेकिन यहाँ पे आगे फर्दर 3 कंडीशंस लगा दिए हैं कि अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो ही ये उसकी विटनेस की पहले दी गई स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट जो प्रोसीडिंग्स है उसमें रेलेवेंट होंगी या फिर जो लेटर स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग्स रेलेवेंट होंगी। अब ये 3 कंडीशंस कौन सी हैं? प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग्स वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज़ और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो पहली बात तो ये आ गई कि जो पार्टीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए पहली प्रोसीडिंग्स में भी और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स जो हो रही हैं उनमें भी। अगर उनमें से किसी की डेथ हो गया तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हैं वो भी सेम पार्टीज़ ही कंसिडर किए जाते हैं। सो पार्टीज़ अगर सेम है सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में तो इन विटनेसेस की जो पहली प्रोसीडिंग्स में उन्होंने एविडेंस दी है वो रेलिवेंट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो अपोजिट पार्टी थी पहली प्रोसीडिंग्स में, उनके पास ये राइट भी था कि वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करें और अपॉर्चुनिटी भी थी, उनके पास ये मौका भी था कि इसको हम क्रॉस एग्जामिन कर लें। ये बात इररेलेवेंट है कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिन उसको किया या नहीं किया, सिर्फ राइट होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो उनकी पहली एविडेंस जो है वो रेलेवेंट हो जाएगी सेकंड सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में। थर्ड कंडीशन, द क्वेश्चन इन इशू वर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग्स। अब जो क्वेश्चन था, जो मैटर क्वेश्चन में था, वो पहली प्रोसीडिंग्स में और बाद वाली प्रोसीडिंग्स में सेम होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर जो पहले सब्जेक्ट मैटर जो केस का था, किसी एक हाउस से रिलेटेड जो एक सूट था, उसी हाउस से रिलेटेड सब्सिक्वेंट सूट हो, कॉज ऑफ एक्शन सेम हो, सब्जेक्ट मैटर सेम हो, जो क्वेश्चन में डिस्प्यूट है वो सेम होना चाहिए प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में। तो ये अगर 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो इन विटनेसेस की जो डेड हो चुके हैं या मिल नहीं रहे, उनकी एविडेंस सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में या सेम प्रोसीडिंग्स की लेटर स्टेज पे रेलेवेंट हो जाएंगी। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन स्टेट्स अ क्रिमिनल ट्रायल, जो क्रिमिनल ट्रायल होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड की जाती है, उसको क्रिमिनल ट्रायल कहते हैं। और इंक्वायरी या इंक्वायरी जो कि कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई मैजिस्ट्रेट कर सकता है या कोर्ट किसी भी पर्सन को ऑथराइज़ कर सकती है कि आप ये इंक्वायरी करके लेके आओ। सो a criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this article। यानी इस आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब क्रिमिनल केस होगा तो उसमें क्रिमिनल ट्रायल एक प्रोसीडिंग्स कंसिडर होगी, सेम वे जो इंक्वायरी की जाएगी वो भी प्रोसीडिंग्स कंसिडर की जाएगी बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड। ये इस आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन की हद तक इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 47। सिंपल था, इतना टेक्निकल नहीं था कि ऐसे पर्सन जो कि डेड हो चुके हैं, जो कि इनकेपेबल हो गए हैं, जो कि मिल नहीं रहे, जो कि कोर्ट में आके एविडेंस नहीं दे सकते, उनकी प्रीवियस प्रोसीडिंग्स में दी गई स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में रेलिवेंट होगी। बट देर आर 3 कंडीशंस। नंबर 1 कि पार्टीज़ दोनों प्रोसीडिंग्स में सेम थी। सेकेंडली जो उनके
जो एडवर्स पार्टी थी उसके पास क्रॉस एग्जामिन करने का उस विटनेस को राइट और अपॉर्चुनिटी दोनों थे, किए थे या नहीं किए थे, दैट इज़ इररिलेवेंट। और द लास्ट वाज कि जो मैटर इन इशू, जो क्वेश्चन था बिफोर द कोर्ट, वो पहली प्रोसीडिंग्स में और दूसरी प्रोसीडिंग्स में सेम होना चाहिए। ये अगर तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो ये इन पर्सनस की एविडेंस सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में रेलिवेंट होगी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।